इंदौर के उस मध्यम वर्गीय और मेहनत कश और गरीबी से संघर्ष करते हुए इंसान की ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा था। उन अभावों के समय को वो मालवा के देवास के पास से, जो एक इलाका है जहाँ मालवी बोली जाती थी, वहाँ से निकलकर उनके वालिद साहब इंदौर, जो टेक्सटाइल का एक बड़ा हब होता था, वहाँ आए। और उनके गुजर जाने के बाद में परिवार की अपनी मुश्किलें थी, उसके बावजूद पूरा परिवार जुटा रहा। राहत साहब ने परिवार की परवरिश में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज जावेद अख्तर साहब का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब जब रोशन ख्याली की बात होगी, जब जब हम ये सोचेंगे, एक विस्तृत नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तब तब हमें राहत साहब का नाम उसमें शामिल करना होगा, हम उन्हें खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने अलग अलग तेवर के साथ, अलग अलग अंदाज के साथ, अलग अलग बिंब तलाशते हुए बात को कहने की कोशिश की। हिंदी में इन सालों के अंदर यदि हम 90s तक का हम जो समय है उसके बाद में हम देखें, तो उसके बाद में कुछ नाम हैं या चंद नाम हैं। कवि सम्मेलन के मंचों पर लॉफ्टर चैलेंज के कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियंस, उनकी आमद हुई है। और जो कविता और गीत का जो सिलसिला था, जो नीरज जी को हम सुनते थे या माया गोविंद को हम सुनते थे या जगदीश सोलंकी या अशोक चक्रधर जी तक चलकर आता है जो सिलसिला, वो उसके बाद में एक हास्य की एक बड़ी स्पेस हिंदी मंचों पर बनी थी। लेकिन वो चीज़ भी 90s के बाद में थोड़ी सुधरती शुरू हुई, क्योंकि 3-4 नाम उर्दू से मंच पर लगातार आते हुए मिले। जैसे युवा नामों में आलोक श्रीवास्तव हमें मिले, राजेश रेड्डी मिले, लेकिन कुछ नामचीन नाम हमें ऐसे मिले जिनका तरफ मैं इशारा करूंगा तो आप भी उनसे सहमत होंगे। वसीम बरेलवी साहब हिंदी मंचों पर सुने जाने लगे, मुनव्वर राना लगातार हमें सुनाई दिए, हमें जावेद अख्तर साहब कुछ बड़े मजमों में हमें दिखे, और राहत इंदौरी साहब बड़े मुशायरों की, बड़े कवि सम्मेलन सह मुशायरा, ऐसा सिलसिला एक शुरू हुआ। हमने खुद इंदौर में इस तरह का शायरी और कविता की शाम इस हवाले से शुरू किया। कई लोगों ने उस पर प्रश्न किए और कहा कि क्या ऐसा कुछ होगा जिसमें लोग आएंगे, और वाकई उसमें बहुत लोगों ने शिरकत की थी, हज़ारों लोग उसमें शामिल। राहत इंदौरी और मुनव्वर राना उसमें थे, और अशोक चक्रधर और ओम व्यास उसमें थे हिंदी से। तो राहत भाई, जिस तरह से हम जब मालवा की सरजमीन की हम बात करते हैं और यहाँ का जो पूरा एक मंज़र है, तो उसमें हम अगर हम याद करें तो उस्ताद अमीर खां साहब का जिक्र होगा, उसमें कुमार गंधर्व का जिक्र होगा, किशोर कुमार का जिक्र ज़रूर होगा क्योंकि वो इंदौर में पढ़े थे, लता मंगेशकर का जिक्र होगा क्योंकि वो इंदौर में पैदा हुई थी। अगर ये नामों की फहरिस्त हम आगे बढ़ाते हुए कैप्टन मुश्ताक अली और कर्नल सीके नायडू साहब का जिक्र हम करें, तो अगर इंदौर की अगर हम शिनाख्त की तरफ जाएं कि इंदौर किन चीज़ों से पहचाना जाएगा, तो मुझे बहुत बहुत फ़ख्र के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदौर मालवा की शिनाख्त में हमें बहुत ज़िद के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत एहतराम के साथ राहत इंदौरी साहब का नाम भी शामिल करना पड़ेगा। इनमें हमें 2 बड़े अखबार नवीसों के नाम भी मैं शामिल करना चाहूँगा, प्रभाष जोशी जी और राजेंद्र माथुर का, जिन्होंने इंदौर का नाम पत्रकारिता जगत में बहुत ऊंचाई तक वो लोग ले गए। तो ये नाम भी ऐसे हैं जिनकी ये फहरिस्त आती है राहत साहब तक चलकर। इन दिनों में ये देखने में आया था कि जो मुशायरों का अगर आप पूरा सिलसिला देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि जावेद अख्तर, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी साहब और राहत इंदौरी, ये 4 नाम जो हैं, ये किसी भी बड़े मुशायरे की कामयाबी की एक कमिटमेंट बन गए थे, या ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन बन गए थे कि अगर कोई कामयाब मुशायरा है
तो उसमें अगर राहत इंदौरी हैं तो ये कामयाब होगा, अगर ये इसमें मुनव्वर राना साहब हैं तो ये कामयाब होगा। ये सिलसिला जो बात के बहुत सारे नाम हैं जिनमें आलोक श्रीवास्तव, राजेश रेड्डी जैसे मैंने नाम शामिल किए, ताहिर फराज और बहुत सारे नाम हैं, तो वो सब नाम, शकील आज़मी हैं, ये सब नाम बहुत मुतासिर रहे राहत साहब से, और उनका जो एक अंदाज़ था ये बहुत सारे लोगों को अब बात मालूम हुई है और मीडिया तक भी गई है बात। लेकिन ये राहत साहब की ज़िंदगी में दो नूर बहुत इम्पॉर्टेंट थे, एक नूर इंदौरी साहब और एक कृष्ण बिहारी नूर। नूर इंदौरी साहब उन लोगों में थे जिन्होंने बहुत शुरुआती जब 70s में राहत इंदौरी साहब ने लिखना शुरू किया और मालवा के इर्द गिर्द के मुशायरों से निकलकर बड़े इनविटेशंस उनको जो मिलने लगे, उसमें नूर इंदौरी साहब का नाम एक बड़ा नाम था, जो कोशिश करते रहे और पोस्ट कार्ड पर लिख कर रिकमेंड करते रहे कि भाई, ये बात राहत साहब ने खुद मुझे बताई थी कि जब कभी नूर साहब के पास कोई दावतनामा आता था किसी मुशायरा का, हाँ मैं तो आ ही रहा हूँ, आप कहें तो मैं एक बहुत अच्छा नई आवाज़ है लिखने वाला एक राहत इंदौरी, आप कहें तो मैं उन्हें तो हाँ। तो उन दिनों में कुछ नहीं होता था, राहत भाई बताते थे मुझे कि आने जाने के खर्चे में आप कहेंगे तो हम ले आएंगे, ट्रेन से चले जाते थे, बस से चले जाते थे, और कोई बहुत उम्मीद होती नहीं थी कि कोई बहुत बड़ा पारिश्रमिक कोई मिल जाएगा और उससे कोई बहुत कमाई हो जाएगी। तो ये वक्त राहत साहब ने देखा, और वो छोटी छोटी नशिस्तों से शुरू होकर फिर जब नूर इंदौरी साहब ने उन्हें बड़े मुशायरों में शामिल करना शुरू किया, तो राहत साहब ने बताया था कि बहुत शुरुआती जो मुशायरे थे उसमें वो तरन्नुम में पढ़ते थे, यानी गा कर पढ़ा जाता था। तो अगर उसका मतला है, उसका एक जो पहली जो उसकी जो पंक्ति होती है उसको पहला मिसरा कहा जाता है, तो पहला मिसरा जो अगर पढ़ा गया तो फिर उसको फिर दोहराया गया, फिर और ऊंचे परवाज़ देकर और फिर आवाज़ और ऊंची ले जाकर, जैसे पढ़ा जाता है उर्दू मुशायरों में आपने देखा होगा, तो उसको फिर दोहरा कर और फिर जो दूसरा मिसरा होता है तो उसको पढ़कर, और वो एक सस्पेंस क्रिएट की। बशीर बद्र साहब ने भी एक बार कहा है कि अच्छी शायरी वो होती है, अच्छा शेर वो होता है जो एक सस्पेंस क्रिएट करे और एक उपन्यास की तरह उसकी परत खुलती जाए और वो आपको रोमांचित कर दे। तो ये बशीर बद्र साहब का स्टेटमेंट है कि गज़ल शेर वही चीज़ है जो पूरा उपन्यास कहता है वो एक शेर कह सकता है। यही उर्दू शायरी की लोकप्रियता का सबब है और यही उसकी वजह भी है। खैर, तो राहत साहब का जाना शुरू हुआ बड़े बड़े मजमों में, बड़े मुशायरों में, और कहते हैं ना कि जिसमें दमखम होता है और वो जिसमें बात कहने का अंदाज के पास एक जो तासीर होती है, तो वो उसको फिर किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, वो फिर अपना खेल दिखाना। तो खेल शुरू हो गया अर्ली 70s 80s में, और बहुत लोग इस बात पर कल मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि फ़िराक साहब के साथ, फ़िराक गोरखपुरी के साथ राहत साहब ने पढ़ा, या फराज के साथ उन्होंने पढ़ा, या फैज़ के साथ उन्होंने पढ़ा, तो ये सब पढ़ा उन्होंने और उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। न केवल हम हिंदुस्तान के मंचों की उनके डायस की बात करें, लेकिन उन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में पूरा जहाँ जहाँ भी उर्दू शायरी पसंद की जाती वहाँ वो गए और ख़ूब उन्हें शोहरत मिली। तो एक मुशायरा ऐसा हुआ जिसमें कृष्ण बिहारी नूर और नूर इंदौरी और राहत इंदौरी साहब तीनों थे, और एक नई गज़ल नूर भाई ने कहा कि राहत भाई ने एक नई गज़ल लिखी है, लेकिन राहत भाई ने ये एतराज़ जताया उस पर कि इसको पढ़ना आज चाहता हूँ, लेकिन इसकी बहर और इसको जैसे मैं जिस तरह से गाना गा कर जिस मुझे तरन्नुम इसका मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो नूर साहब ने, यानी कृष्ण बिहारी नूर ने ये कहा कि ज़रा सुनाइए, तो राहत भाई ने बिना तरन्नुम के उसको पढ़कर सुना दिया। तो नूर साहब ने ये कहा कि इसको तरन्नुम में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आप इसे तहत में, यानी बिल्कुल ऐसे सादा तरीक़े से जैसे पढ़ा जाता है, आप जैसे राहत भाई इन दिनों में पढ़ते, तो आप इसे पढ़ दीजिए। और उन्होंने उस शाम ये जोखिम लेकर ये काम किया, और जैसे कहते हैं ना कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री,
उसके बाद राहत साहब ने तहत में पढ़ना जो शुरू किया तो फिर वो तरन्नुम की तरफ नहीं लौटे। और फिर तो उसमें एक अदा, उसमें एक अंदाज़, बात को कहने का जो सलीका होता है शायर का, उन्होंने ईजाद किया खुद उसको उन्होंने उसको एक क्रिएशन था वो, जैसे कि एक मुसव्विर होता है। ये तो मालूम है कि कैनवास है, कुछ रंग हैं, चंद लाइनें हैं, लेकिन उससे बाहर जाकर कुछ जब क्रिएट किया जाता है तो वो उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। तो राहत साहब उस क्रिएटिविटी की तरफ आ गए और उन्होंने फिर जो काम करना शुरू किया वो बहुत बहुत कमाल का था। वो फिर जिसे कहते हैं ना कि वो स्लॉग ओवर्स में, यानी आखिर 4-5 ओवर में जो बैटिंग जैसे की जाती है कि एक थोड़ा सा टाइम है आपके पास में, लेकिन उसमें आपको स्कोर करना है, तो वो कमाल का उनमें वो एक तेवर आ गया था। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगा, जब उनके साथ 2-3 मजमों में मैं शामिल हुआ तो मैंने ये देखा बतौर मेज़बान, तो मैंने ये महसूस किया कि आप उनको किसी भी क्रम पर, वो इससे बिल्कुल भी कोई खौफ, कई लोगों में इस तरह की इनसिक्योरिटी होती है, तो इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी कि मुझे आप कहाँ पढ़वाएंगे, मुझे पहले पढ़वाएंगे, मुझे बाद में पढ़वाएंगे। इंदौर में एक मुशायरा हुआ, हमारे एक मित्र हैं आलोक सेठी, उनकी किताब शायरी की संकलन है माँ तुझे सलाम, तो उसका इजरा यानी उसका विमोचन हुआ था और उस पर हमने एक मुशायरा रखा था और उसमें 3:55 पर दोपहर में वो मुशायरा हमने रखा था और बिल्कुल तय वक्त पर रख के, और हमने उसको 3 घंटे में ख़त्म किया था। तो ये दोपहर में होने वाला एक मुशायरा था और बड़ी ख़बर स्टार प्लस पर और आज तक पर बड़े इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तक ये बात से पहुंची थी पूरे हिंदुस्तान में कि एक मुशायरा इंदौर में दोपहर शाम के वक्त, तो 3:55 पर उसको बाकायदा शुरू किया। तो उस मुशायरे में निदा फाजली साहब, राहत भाई, आलोक श्रीवास्तव और ताहिर फराज, ये 4 लोग थे और आलोक सेठी ने चंद उसमें रचनाएं पढ़ी थी। तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने उसकी निज़ामत करते हुए मैंने निदा फाजली साहब को पहले बुलाकर, जबकि सबसे वरिष्ठ थे वो, और चूंकि मैंने कहा कि हम इंदौर में बैठे हुए हैं और गुस्ताखी अगर मैं ऐसी करूं तो मुझे निदा साहब माफ़ करेंगे, हम राहत भाई को अगर आखिर में पढ़ाएं तो। और वाकई दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन करिए, उस दिन उन्होंने मुशायरा लूट लिया था। और वो जिस जगह, हमें कई लोगों ने कहा कि मेरे पास स्टेज पर SMS आना शुरू हुए, ये आपने पहले निदा साहब को सुनने के लिए तो ज़्यादा लोग आए होंगे। मैंने कहा था ज़्यादा और कम की बात नहीं है, जिसको जो जगह होती है वहाँ पर निदा साहब ने भी बखूबी पढ़ा, आलोक भाई ने भी बढ़िया पढ़ा, ताहिर फराज लाजवाब पढ़ गए, लेकिन राहत भाई ने तो उस दिन कमाल ही कर दिया था और लोग बिल्कुल उनको पोडियम पर से हटने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा था और प्रोग्राम ख़त्म करना था तो बिल्कुल वो उस रात तो बिल्कुल वो छा गए थे। तो और ये एक बात भी, ये इसी मुशायरे के हवाले से मुझे एक बात याद है कि इसी शाम इसी प्रोग्राम में मुनव्वर राना साहब को हमने दावत दी थी और एक दिन पहले हमें ये सूचना मिली कि वो नहीं आ रहे हैं। तो हमने तुरंत, दोपहर का कोई वक्त था, 2-2:30-3 बजे, और मैंने राहत भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा, राहत भाई, शहर की इज़्ज़त का सवाल है, एक बड़ा मजमा है, कब आना है? मैंने कल रात को, मैंने कहा रात को नहीं, दिन में 3:55 पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा आप कहाँ पर हैं अभी? रायपुर से कुछ और आगे 200 किलोमीटर वो मुशायरा पढ़ने वाले थे उस रात, तो वहाँ से ड्राइव करके तकरीबन 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास उन्होंने 1 से 2 बजे के बीच में अपना काम ख़त्म किया, टैक्सी पकड़ी और उससे बैठकर रायपुर आए। रायपुर सवेरे 6 बजे फ़्लाइट थी, वो पकड़कर 9-10 बजे आए और उतरते से ही एयरपोर्ट पर सबसे पहले, संजय मैं आ गया हूँ, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। और ठीक 3 बजे घड़ी मिलाकर हम 3:55 पर अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, तो वो ऑडिटोरियम पर पहुंच गए। हमारे बीच श्री राजीव वर्मा, जाने माने अभिनेता, मौजूद हैं। राजीव जी का मैं स्वागत करता हूं मेरा रंग की इस हमारी महफिल में, जिसमें हम राहत इंदौरी साहब को, इंदौर से मैं संजय पटेल, याद कर रहा हूं। यादों का सिलसिला थमता नहीं है।
वादे के पक्के वाली जो बात मैं अभी कह रहा था, उसमें एक और आयोजन मुझे लगता है लगभग 1 साल पुराना ही मुझे याद आ रहा है, जिसमें वो एक घर से निकलकर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक ऑडिटोरियम में पहुंचने वाले थे, और हमारे यहाँ की जो रिंग रोड है उस पर जाते जाते सतलज के साथ वो शायद जा रहे थे, और गाड़ी पंक्चर हुई। और यकीन माने मेरी बात पर कि वो रुक कर ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा में बैठकर और वे ऑडिटोरियम पर पहुंच गए। तो ये जो एक ज़िद होती है, ऐसा एक वाक़या और भी है जिसमें वो उत्तर प्रदेश में देर रात को अपना मुशायरा ख़त्म करने के बाद में वहाँ से एक लोडिंग रिक्शा में दिल्ली एयरपोर्ट तक ठंडी रात में, और वो रिक्शा था जिसमें कि फोम के कुछ गादियाँ वगैरह जा रही थी, और ठंडी रात थी, और दूसरे दिन उनको एक मुशायरे में पहुँचना था। तो मुशायरा ख़त्म होने के बाद रात को 1 बजे, और उन्होंने वो लोडिंग रिक्शे वाले से पूछा तो तुम मुझे पहुंचा दोगे? तो बोले हाँ मैं पहुंचा दूंगा, और बाकायदा लोडिंग रिक्शा में अपना ब्रीफकेस डाल के, और राहत भाई सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए, और उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ ली थी। तो ये चीज़ें होती हैं। राकेश भाई नमस्कार आपका भी। तो ये बातें होती हैं जो एक शायर को बड़ा बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि राहत इंदौरी बड़े शायर थे, मेरे कहने से वो बड़े नहीं होते, लेकिन मुझे जितनी समझ है ज़िंदगी की, वो एक बहुत बड़े इंसान भी थे। कभी भी किसी भी वक्त मंच से उतरने के बाद में हमने किसी ने भी, इंदौर के किसी भी शख्स ने उनको किसी एटीट्यूड में नहीं देखा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से बतियाने का, उनसे मिलने का मौका हर इलाके में, क्लासिकल म्यूज़िक में, कविता में, साहित्य में मिलने का मौका मिलता रहता है। लेकिन राहत भाई बिल्कुल ज़मीन पर पैर धरने वाले एक इंसान थे, और कभी मैंने उनको ये नहीं देखा कि आज मुशायरा उन्होंने लूट लिया है तो एक उनमें कोई उनमें एटीट्यूड नज़र आ रहा है, या कोई बात आप उनसे, आप वहाँ आएंगे, हाँ बराबर मैं आ जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। बहुत छोटे छोटे मजमों में, बहुत छोटी छोटी अंजुमन में हमने देखा कि वो चले आ रहे हैं, और किसी तरह का कोई इसरार। एक आयोजन मुझे याद आता है, शायद 2004 या 2005 की बात है। श्रोता बिरादरी के नाम से मैं एक सिलसिला इंदौर में चलाता था, और 6:55 पर हम उसको शुरू करते थे, 8:30 बजे हम ख़त्म कर देते, 1.5 घंटे में। लेकिन ये आयोजन 2 घंटे में हमें ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह राहत इंदौरी थे, और उसमें राहत इंदौरी से बातचीत और राहत इंदौरी की शायरी पर ये एकाग्र कार्यक्रम था। 6:55 पर हमने शुरू किया। मैंने उनसे कोई 2 महीने पहले मैं बात कर लेता था, जिस किसी को उसमें मुझे मदऊ करना होता था तो 2 महीने पहले मैं बात कर लेता, मैंने उनसे बात कर ली। बीच में समय कुछ ऐसा गुजर गया, दिलीप भाई आपका स्वागत है, तो मुझे कुछ याद रहा नहीं, और दिलीप, मैंने सोचा कि राहत भाई से बात कर लेंगे, तारीख पास में आ गई, लेकिन कुछ बीच में वक्फा ऐसा आ गया कि उन्हें भी ख्याल नहीं रहा, मुझे भी रहा। तो रमज़ान का महीना आ गया, और रमज़ान के बाद जिस वो तारीख़ हमारी जो पड़ी, वो ऐसी पड़ी कि ईद वाली तारीख़ आ गई। अब आप सोचिए, ईद के रोज़ घर से बाहर कोई जाए और शायरी के लिए, उन्होंने घर पर जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि आप हमेशा की तरह ऐसे ही करते हैं और तारीख़ दे देते हैं। नहीं मैं आ जाऊँगा, संजय कर रहा है ये आयोजन, वो ख़त्म कर देगा 8:30-9 बजे, मैं आ जाऊँगा। और हमने बराबर शुरू किया, और इतनी अच्छी बातचीत। ये मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले ही मुझे वो ऑडियो कैसेट्स कहीं मैं कुछ कागज़ ढूंढ रहा था, मुझे बरामद हुए, जिसमें शायद मैं सोचता हूँ उसको डिजिटलाइज़ करवाऊँ और यूट्यूब के ज़रिए मैं अपने मित्रों तक उसको पहुँचाऊँ। उसमें राहत साहब बहुत कमाल का बोले हैं, बहुत कमाल का बोले हैं, और इतनी अच्छी शायरी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो उन पहलुओं से उन्होंने बात को कहने की कोशिश की है जो बहुत अनछुए पहलू थे। उनके साथ में एक और कार्यक्रम में निज़ामत करने का मौका मुझे मिला जब वो 60 बरस के हुए, और आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि उस कार्यक्रम में एक बड़ी खबर ये भी बनी थी कि उसकी सदारत के लिए, उसमें मुशायरा भी था, और उसमें उसकी सदारत के लिए बतौर ख़ास मेहमान
संत मोरारी बापू एक दिन के लिए ख़ास तौर पर इंदौर तशरीफ़ लाए थे और बापू को कथा सुनाते हुए या दीगर मजमों में तो हमने टीवी पर देखा होगा, लेकिन एक सामईन की तरह बिल्कुल एक छोटा सा एक दीवान लगा दिया गया सामने और पूरे मजमे में बापू हाथ ऊंचे कर करके तकरीबन मेज़बान बने हुए ही वो शायरी सुन रहे थे। और मैंने जब शुरुआती जब अभिनंदन पत्र और मित्रों ने वो आयोजन किया था राहत साहब के, तो वो जब अभिनंदन वाली जो रस्म थी उसकी निज़ामत मैंने की थी और मैंने जब बापू को आमंत्रित किया तो मैंने उनसे जुर्रत की थी ये कहने की उनको बुलाने के पहले कि बापू आपके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि राहत और राम इन दोनों के बीच में लेकर इसकी जो लगन है इसमें कोई ताल्लुक़ है क्या। तो बापू ने बहुत अच्छी बात कही थी और कहा था कि हाँ, जब मैं राम के पास होता हूँ तो बड़ी राहत मिलती है और राहत मेरे पास होते हैं तो मुझे लगता है कि एक वैश्विक परिदृश्य बनता। मुझे लाइन दर लाइन तो याद नहीं है, लेकिन वो छोटा सा वीडियो मेरे पास कहीं रखा हुआ है बापू का। तो बहुत खुश थे बापू भी और मुरारी बापू जैसे राष्ट्रीय संत के हुजूर में राहत इंदौरी साहब, वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर भाई, कई लोग उनके पास जाते थे और मुशायरों की नशिस्तें होती थी, उनमें शिरकत करते थे। ये इसका एक मेरे हाथ में छोटी सी बुकलेट है, ये राहत नामा, आपको शायद रिवर्स उल्टा दिख रहा होगा, तो राहत भाई की इसमें तस्वीर है और ये छोटी सी बुकलेट जो है मुरारी बापू के आने पर ये यहाँ शाया हुई थी। और उनके एक बहुत ख़ास दोस्त गणेश बारपांडे, उन्होंने एक संस्था अनुभवी बनाई थी और बिल्कुल सामान्य से लोग, बिल्कुल कोई साइकिल की दुकान वाले या राहत भाई जब अपना शायरी का काम शुरू किया तो उन्होंने परिवार के गुजारे के लिए और व्यवस्थाओं के लिए बतौर पेंटर अपनी लाइफ शुरू की थी। तो यहाँ एक इलाका है मालवा मिल जहाँ पर पेंटर राहत के नाम से उनकी दुकान हुआ करती थी और वो छगन पेंटर के यहाँ पेंटिंग का काम किया करते थे। तो वो समय के सारे मित्रों ने ये काम किया था। उसके बाद तो खैर कई आयोजन इंदौर में हुए जिसमें, लेकिन वो एक बड़ा भरा आयोजन था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। और कैलाश अहीर जी, कैलाश भाई उनके ख़ास दोस्त थे, उन्होंने भी, श्रीकांत आगाशे डॉक्टर साहब थे, सुरेश यादव जी थे, उन सब लोगों ने मिल के ये आयोजन किया था और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और इस पर छोटी सी एक बुकलेट बन के और ये शाया हुई थी और उसमें कुछ नई गज़लें राहत भाई ने, उसमें से मैं आपको कुछ एक दो मैं सुनाता हूँ। उसके मैं कुछ अशार सुनाऊंगा आपको, एक दो गज़लों के। उसमें एक ये था कि हमें दिन रात मरना चाहिए था, हमें दिन रात मरना चाहिए था, मियाँ कुछ कर गुज़रना चाहिए था, मियाँ कुछ कर गुज़रना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत है ये दुनिया, बहुत ही खूबसूरत है ये दुनिया, यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहिए था। लेकिन राहत भाई नहीं ठहरे। जिस तकलीफ़ से वो अपनी देह पर उसको उन्होंने सहन किया बीते 15 दिनों में, और फिर ये कोरोना का समय, इसने कितनी परीक्षा हमारे हमवतनों की, हमारे अदीबों की, हमारे कलाकारों की, हमारे आम इंसान की, हमारे बहुत मुफलिस और बहुत गरीब लोगों, सबके लिए एक ये चुनौती बनकर आया है। तो मुझे लगता है कि राहत भाई का जाना भी इस वक्त में हुआ है और क्या कहूँ उनके बारे में। मुझे लगता है कि अभी भी वो जहाँ होंगे तो वो ज़रूर कागज़ कलम लेकर बैठ गए होंगे और वो कुछ न कुछ लिख ही रहे होंगे, क्योंकि शायर को सिर्फ एक यही काम आता है और वो वही कर सकता है। और सब उस पर उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके अपने कमिटमेंट होते हैं। बीते कुछ 10 बरसों में हमने जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखते थे या जो उसमें दिलचस्पी रखते थे या हमें अच्छा लगता था अपने शहर के इस नामचीन शायर के बारे में जानना, तो उसमें दो चीज़ें एक साथ हुई 2000 के बाद में। लोकप्रियता का ग्राफ भी करिश्माई तरीके से आगे बढ़ा
और उनकी अस्वस्थता भी, उनकी तबीयत भी नासाज रहने लगी लगातार। व्यस्त दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। तो अभी जब हम पिछले दिनों जब इंदौर में बहुत सारे मित्रों ने, राजेश राठौर जी ने और हिदायतुल्लाह खान ने मिलकर जश्न राहत इंदौर में एक बहुत बड़ा मजमा इंदौर में किया था उनके जन्म के बाद, उनकी शान में, और अद्भुत एक बड़ा चर्चा में आया था वो मुशायरा। तो उस वक्त मैं और अंकिता जोशी हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी, और उसमें उनसे जब हमने उनकी तबीयत देखी, थके थके से लग रहे थे, शाम का वक्त था, हम उनसे बतियाने के लिए हम शाम को पहुँचे थे, और मेरा सवाल ही उनसे ये था। तो वो हम सब की तबीयत पूछने लगे। तो मैंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल एकदम ठीक हैं, एकदम, तो जैसा उनका एक बिल्कुल एकदम बेफिक्री से हर बात को कहते थे, नहीं बिल्कुल एकदम ठीक है, कुछ नहीं। मैं कहा राहत भाई ये कुछ कम किया है, कुछ जाना आना बाहर कुछ कम कर रहे हैं? नहीं जाते हैं संजय भाई, कुछ कम करता हूँ, लेकिन यार मज़ा तो लोगों के बीच में जाने से ही आता है। जब लोगों के बीच में होते हैं दवा उसी से मिलती है, वही हमारी शिफा होती है, उसी से हमारी तबीयत बनती है। सो लगातार, हालांकि उनके जो दोनों साहबजादे हैं, सतलज और हमारे दूसरे भाई, तो वो सब मिलकर बहुत ख्याल उनका रखते थे, परिवार उनका बहुत ध्यान रखता था। और फैसल भाई सब बहुत हर चीज़, कहाँ जाना है पापा को, कब लौटेंगे, टिकटिंग कैसे होगी, ट्रैवलिंग कैसे होगा, तो बहुत खिदमत दोनों ने अपने वालिद साहब की बहुत केयर, उनके बहुत केयरिंग परिवार उनका, और उनका हर बात का ख्याल। और दरअसल मुझे यही लगता है कि जब बीच में ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और वो जो वापस मंचों पर लौटे, तो उसकी ख़ास वजह ये परिवार की केयर ही थी। वो बहुत ही केयरिंग एक परिवार था। तो उसमें, लेकिन वो बेफिक्री, जब उनकी बेफिक्री और किसी को उन्होंने कह दिया है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो बिल्कुल आते थे। अभी एक मुशायरे का जिक्र उन्होंने किया था कि उनकी ज़िंदगी में ये भी हो रहा था कि मुशायरे की तारीख़ तय होती थी, फिर कोई डेट आती थी, और कुछ ऐसा हो जाता था कि बाहर का कोई टिकट आ गया, बाहर का कोई मजमा है, और कोई ऐसी स्थिति जिसके अंदर राहत भाई नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर वो मुझे कोई बुरहानपुर के एक मुशायरे का जिक्र कर रहे थे, जो 3 बार उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कि वो उपलब्ध नहीं है, नहीं आ पाऊँगा, डेट ये वाली डेट नहीं, फिर डेट हटा लेता हूँ, डेट बढ़ा लेता हूँ, लेकिन वो नहीं जम पा रहा था। तो उन्होंने कहा आप तो आ ही जाइए, आप जो तारीख कहें, और हर बार उसमें कुछ विघ्न आता। तो उसका बड़ा अफसोस उनको होता था कि मतलब वो ऐसे शायर थे जब मेज़बान को ये लगता था कि अगर राहत साहब नहीं है तो मुशायरा नहीं है। तो और उनको मैंने देखा कि ये भी चीज़ में ये बड़ी अंडरलाइन करने की बात है कि जब ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में, ख़ास करके जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में जब कामयाबी आती है, सेलेब एक स्टेटस मिलने लगता है, ट्रैवलिंग शुरू हो जाता है, तो वो अपनी ज़मीन, अपने परिवेश, अपने वक्त और अपने साथियों, अपने मोहल्लों, अपनी गलियों को, उसको थोड़ा थोड़ा बिसराना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने राहत भाई में कभी ऐसा, उनको हर मोहल्ले का नाम, इंदौर के हर इलाके का नाम, उनको कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलती है, कहाँ पर कौन लोग रहते हैं, और बहुत पुराना व्यक्ति भी उनसे कोई प्रोग्राम के बाद में या घर पर चला जाए बिना किसी अपॉइंटमेंट के, और राहत भाई मैं आया हूँ, हाँ भाई आओ बैठ कहिए, आइए बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो बराबर उसमें दिलचस्पी लेते थे। एक ख़ास बात उनके बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राहत भाई इसलिए भी बड़े हैं कि वो कोई युवा शायर, कवि, थिएटर पर्सन, कोई यंग पत्रकार उनसे आए मिलने के लिए, वो कभी भी सामने वाले को एहसास कमतरी नहीं होने देते, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स उसको नहीं होने देते थे कि भाई मैं एक बड़ा शायर हूँ, लोग मुझे जानते हैं और मैं दुनिया भर में घूमता हूँ। तो वो ऐसी बातों से वो परहेज़ करते थे। बहुत सादा ख्याल, बहुत सादा तबीयत, और अपने से बड़ों की इज्जत करने वाले, सबको हमारे जितने उनके अग्रज, उनके जो इंदौर में, चाहे वो मंच के लोग हों, चाहे लिटरेरी लोग हों, सबको इज्जत देना उनकी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा था। और वो
मुझे लगता है कि जैसे मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि अवाम के शायर थे, अब हमें लगता है कि हमें अब ऐसा शायर अगर मिले तो ये हमारी खुशनसीबी है, लेकिन एक खला, एक खालीपन बन गया है उर्दू हिंदी के मंचों पर कि हमें ऐसा अब शायद ऐसा हस्ताक्षर, ऐसी ऐसी बदकही वाला, अपनी बात को कहने वाला और उस तेवर वाला, वो सबसे बड़ी बात है, उस तेवर के साथ बात कहने वाला शायर अब हमें न मिले, क्योंकि उनके कहने में एक निर्भीकता, बात को कहने की सच्चाई, और बात को कहना है तो फिर कहना है, वो जो एक उनका जो अंदाज़ बयां था वो अब हमें शायद नहीं मिलेगा। माइक्रोफोन के बड़े कमाल के वो उनकी समझ उनको थी, वो बहुत लाउड न होकर भी अपनी बात को बहुत अच्छा कहते थे, और उसमें न जाने क्यों ऐसा लगता था कि जब वो पोइट्री पढ़ रहे हैं तो एक तस्वीर, न केवल सिर्फ एक शेर जितनी, एक मतला अगर कहा है तो बात सिर्फ उतनी रह जाए, वो बात नहीं थी, उसमें पूरा उसका एक चित्र एक वो बना देते थे। जब कभी आप YouTube पर उनको देखें तो उसमें जिस तरह से वो मुखातिब हैं अपने सामीन से, तो आपको लगता है कि एक अलग अंदाज में बात को वो कहने वाला एक शायर रहता है। मैं शायरी पर या उनके अशार या उनके क़तात, उन पर ज़रा मैं आज कम बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना कुछ राहत भाई के हवाले से उन पर इतना सारा उपलब्ध है कि अब एक बटन दबाने के बाद में आप राहत साहब से मुखातिब हो सकते हैं। तो उनके और देखिए, मैं समझता हूँ कि राहत इंदौरी की बड़ी कामयाबी ये है कि उनको देश के बड़े नेता जानते थे, अदीब जानते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स जानते थे, पेंटर्स जानते थे, थिएटर पर्सन्स जानते थे। इससे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पान की दुकान वाला भी जानता था कि राहत इंदौरी कौन है, एक ठेला चलाने वाला भी जानता था कि राहत इंदौरी, एक किराना व्यापारी भी जानता था कि राहत इंदौरी कौन, एक चाय वाला भी जानता था कि राहत। अगर इंदौर के किसी चाय के ठिए पे चले जाएं और चाय पीते हुए राहत इंदौरी सब गुजर गए, अगर आप ऐसी, हाँ यार मालूम पड़ा इंदौरी स्टाइल में वो आपसे बात करता हुआ, तो बड़े उनकी लोकप्रियता, और उन्होंने जिस तरह सरल ज़बान में बहुत ऐसी भाषा को उन्होंने चुना जो आम आदमी की भाषा होती। तो मैं ये है कि मैं बहुत कम उनकी शायरी पर आज मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके बारे में कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उनकी लोकप्रियता, उनके जो अशार हैं, वो उनकी जो सतरें हैं, वो उनको इतना सुना गया है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यकीन मानें कि यदि किसी मुशायरे में राहत भाई खड़े हैं और उन्होंने एक नई गज़ल इस बार तय कर लिया कि मैं सुनाऊंगा, और उनका मैं नई सुनाने वाला हूँ, और वो अगर वो ज़िद पर हैं कि नहीं सुनाऊंगा तो बराबर नई गज़ल वो सुनाते हैं, लेकिन उससे तृप्ति बिल्कुल नहीं होती थी। और मालूम पड़ा कि एक आवाज़ वहाँ से आ रही है कि वो सुनाइए, हम परों से नहीं कैंचियों से उड़ते हैं, तो वहाँ से कोई आवाज़ आ जाएगी, तो वो कोई इधर से चिल्लाते हुए कोई और बात कह देगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक शायर को बहुत बड़ा बनाती है कि उसी की ज़िंदगी में, उसी की मौजूदगी में, उसी की शायरी, उसी के शेर, उसी के अशार, उसके सामने उसे रूबरू होते वक्त उसको सुना कर कहा जाए कि ये सुनाइए, या कभी कभी ये भी होता था कि गज़ल सुना रहे हैं और उसमें एक शेर जो है वो चूक रहे, तो बराबर वहाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैं सुना रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक किसी कवि और किसी शायर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि ज़माना उसको दोहराए, उसके
उसके कहे हुए को याद रखे। अब तो मुझे लगता है कि राहत इंदौरी उस जगह पर वो उस जगह पर आ गए थे कि उनकी जो शायरी है उसमें से अब यकीन मानिए कि अब उसमें से मुहावरे निकलेंगे। मिस्र एक शेर होता है, उसका एक मिसरा होता है, उसका दूसरा मिसरा, 2 मिसरों से एक शेर बनता है। 8-10 अशार हो जाएं, 8 हो जाएं तो एक गज़ल बन जाती। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि राहत इंदौरी साहब की उनकी अनुपस्थिति के बाद अब लोग उसमें से नए मुहावरे, कुछ मिसरों में से कोई बात निकली है तो एक मुहावरा बन जाए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी अदीब के लिए कि उसका कहा हुआ एक फ्रेज बन के ज़माने में वो गूंजने लगे। ये बड़ी बात होती है। तो सब बड़ी बात है कि हर शहर में उनकी लोकप्रियता है। मुझे लगता है हर रिसाले में ने आज उनको बहुत प्यार से याद किया है और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं, ये चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। राहत इंदौरी साहब हम फ़ख्र से कहते रहेंगे कि हमारे शहर की वो शिनाख्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायर किसी एक ख़ित्ते, किसी एक ज़बान या किसी एक शहर का नहीं होता, वो सबका होता है और यही उसकी कामयाबी की उससे का पता भी मिलता है। तो राहत भाई सबके थे, वो जहाँ खड़े हो जाते थे वो शहर उनका हो जाता था। उनको पसंद करने वाले लोग, उनको चाहने वाले लोग, उन पर मुझे तो लगता है कि अब उनकी एक ऑफिशियल बायोग्राफ़ी अभी पिछले दिनों मंजर आम पर आई थी। राहत साहब मुझे सुनाते रहे लोग वाक़या मेरा, तो डॉक्टर दीपक रूहानी साहब की एक बड़ी खूबसूरत किताब आई थी। तो मुझे लगता है कि अब तो ये सिलसिला और चलेगा और लोगों को उनकी याद आएगी, उनके क़िस्से याद आएंगे। ये बीच का जो घटनाक्रम बना, राहत साहब जैसे अपनी गज़ल से चौंका देते थे, उनकी रुखसती भी उनकी बहुत चौंकाने वाली है। हम सबको उसने एक ऐसे स्टेटस ऑफ माइंड में खड़ा कर दिया है कि अभी दिमाग कल से अभी काम कर नहीं रहा है। ये सोचिए, ये किसी शहर के लिए ये खालीपन एक बड़ा त्रासद है कि उसकी फ़िज़ाओं में से एक ऐसी आवाज़, ऐसी रोशन ख़याली गायब हो जाए जिसने तकरीबन 50 बरस तक उर्दू शायरी के मंचों से अपनी बात को कहा है। और जब वो बात आपकी अपनी बात लगने लग जाए तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो सब लोगों की बात हो जाती है। कहने के लिए बहुत है लेकिन दिल थोड़ा सा भरा हुआ भी है और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त राहत साहब को कुछ और बड़ा बनाएगा। उनका काम इतना बड़ा है कि वो ज़माने तक पहुंचा है और ये जो हमारा नया जो आभासी माध्यम है इंटरनेट का, इसके ज़रिए वो दुनिया के आम आदमी तक भी पहुंचेगा। जैसे एक उनका शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मुझे वहाँ पर ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं। अब आज यही हो गया है कि राहत साहब नहीं हैं और जी करता है कि उनको इंदौर की हवा में, इंदौर के मोहल्ले में, किसी गली में, किसी फिल्मी नगमे में उनको ढूंढ लिया जाए और जहाँ भी मुशायरे होंगे, जहाँ पर अच्छी शायरी की बात होगी, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि बहुत ताकत के साथ में आवाम को पसंद आने वाली बात कही जा सकती है, तो राहत इंदौरी साहब को खारिज नहीं किया जा सकेगा, उनको याद करना ही पड़ेगा। इंदौर आज राहत साहब आपको बहुत मिस कर रहा है। पूरी दुनिया के चाहने वाले, शायरी को चाहने वाले आज वो खालीपन महसूस कर रहे हैं।